नील। मेरा नाम अनिरुद्ध बोस है। मैं 29 वर्ष का हूं और अभी तक कुंवारा हूं। पिछले 8 वर्ष से मैं कलकत्ता में एक विज्ञापन एजेंसी में काम कर रहा हूं। मुझे जो वेतन मिलता है उसमें मेरा गुजारा आराम से चल जाता है। सरदार शंकर रोड में मेरे पास एक फ्लैट है जहां मैं रहता हूं। फ्लैट में दक्षिण मुखी 2 कमरे हैं और ये ग्राउंड फ्लोर पर है। 2 वर्ष पहले मैंने एक एम्बेसडर कार खरीदी थी जो मैं खुद चलाता हूं। अपने खाली समय के दौरान मैं कुछ लेखन कार्य करता हूं। मेरी 3 कहानियां पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और मेरे मित्रों एवं परिचितों ने उन्हें बहुत पसंद किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ लेखन के भरोसे अपनी गुजर बसर नहीं कर सकता। पिछले कुछ महीनों से मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बजाय मैंने 19वीं सदी में बंगाल और बिहार में नील की बागबानी के बारे में बहुत पढ़ा है। इस विषय पर अब मुझे काफी अधिकार प्राप्त हो गया है। अंग्रेजों ने गरीब किसानों का किस हद तक शोषण किया, किसानों ने किस तरह विद्रोह का झंडा उठाया और कैसे अंत में जर्मनी में सिंथेटिक अर्थात कृत्रिम नील के आविष्कार के साथ हमारे देश से नील की बागबानी पूरी तरह नष्ट हो गई, ये सब मैं बहुत गहराई से जानता हूं। आज मैंने उसी भयंकर अनुभव का वर्णन करने के लिए अपनी कलम उठाई है जिसके कारण मेरी रुचि नील में उत्पन्न हुई। इस जगह मैं अपने अतीत के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे पिता बिहार में मुंगेर नामक एक शहर में एक विख्यात डॉक्टर थे। वहीं मेरा जन्म हुआ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी वहीं के एक मिशनरी स्कूल में प्राप्त की। मेरा एक भाई है जो मुझसे 5 साल बड़ा है। उसने इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और अब लंदन के एक उपनगर गोल्डर्स ग्रीन में स्थित एक अस्पताल में लगा हुआ है। उसका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है। मैं उस समय 16 वर्ष का था जब मेरे पिता का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद मेरी माँ और मैंने मुंगेर छोड़ दिया और हम कलकत्ता चले आए, जहां हम अपने मामा के पास रहे। मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहां स्नातक की उपाधि ग्रहण की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के साथ ही मुझे एक विज्ञापन एजेंसी में नौकरी मिल गई। मेरे मामा का प्रभाव मेरे बहुत काम आया, लेकिन मैं स्वयं भी कोई अयोग्य प्रत्याशी नहीं था। मैं एक अच्छा विद्यार्थी रहा। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी भी साक्षात्कार में स्वयं को सही ढंग से पेश करने की योग्यता रखता था। मुंगेर में रहते हुए शुरू शुरू में मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें आ गई थीं जिन्हें मैं अभी तक छोड़ नहीं पाया हूं। इनमें से एक थी समय समय पर कलकत्ता के खलबलीपूर्ण जीवन से कहीं बहुत दूर चले जाने की बलवती इच्छा। अपनी कार खरीदने के बाद मैं कई बार ऐसा कर चुका हूं। सप्ताहांत में मैं कभी डायमंड हार्बर, कभी पोर्ट कैनिंग और कभी दमदम रोड के साथ हसनाबाद तक चला जाता था। हर बार मैं अकेला ही गया, क्योंकि सच कहूं तो कलकत्ता में मेरा कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। यही कारण था कि प्रमोद का पत्र पाकर मुझे इतनी खुशी हुई। प्रमोद मुंगेर में मेरा सहपाठी था। कलकत्ता चले आने के बाद हम 3-4 साल तक परस्पर संपर्क में बने रहे। फिर शायद मैंने ही लिखना बंद कर दिया था। एक दिन जब मैं अपने काम से घर लौटा, मुझे अपने डेस्क पर प्रमोद का पत्र मेरी प्रतीक्षा में पड़ा मिला। उसने दुमका से लिखा था, मुझे यहाँ वन विभाग में एक नौकरी मिल गई है। रहने के लिए मेरे पास अपनी जगह है। तुम 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर यहाँ क्यों नहीं चले आते? मेरे खाते में कुछ छुट्टियां जमा हो गई थी, अतः मैंने अपने बॉस से बात की और 27 अप्रैल को ये तारीख मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगी। मैंने अपने बैग तैयार किए और दुमका की ओर चल पड़ा। प्रमोद ने कार से आने के लिए नहीं कहा था, ये मेरी योजना थी। दुमका की दूरी 200 मील थी। अधिक से अधिक 5 या 6 घंटे लगने थे वहां पहुंचने में। हम नाश्ता करके 10 बजे तक निकल पड़ते और शाम होने से पहले पहले वहां पहुंच जाने का फैसला किया। योजना तो यही थी, लेकिन शुरू में ही एक फंदा पड़ गया। मैंने अपना भोजन ग्रहण किया और एक पान अपने मुंह में रखने ही वाला था कि तभी मेरे पिता के एक पुराने मित्र मोहित अंकल अचानक आ गए। वो काफी वृद्ध हैं और मैं करीब 10 साल बाद उनसे मिल रहा था, अतः उनको जल्दी टरकाने का सवाल ही नहीं था। मैंने उनको चाय पान कराया और करीब 1 घंटा हमारी गपशप हुई। मोहित अंकल को विदा करने के बाद मैंने अपना सूटकेस और बिस्तर अपनी कार में पीछे की सीट पर रखा। बस उसी समय ग्राउंड फ्लोर के मेरे पड़ोसी भोला बाबू अपने 4 वर्षीय पुत्र पिंटू को लेकर चले आए। आप अकेले अकेले किधर जा रहे हैं? भोला बाबू ने पूछा। मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कुछ चिंता जताते हुए कहा,
लेकिन वो तो बड़ा लंबा रास्ता है, तुम्हें कोई ड्राइवर करके नहीं जाना चाहिए क्या? मैंने कहा, मैं खुद एक अच्छा ड्राइवर हूं, और ये भी कि मैं अपनों की बहुत देखभाल करता हूं तथा इसे हमेशा नई जैसी बनाकर रखता हूं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। भोला बाबू ने मुझे शुभकामना दी और घर के अंदर चले गए। गाड़ी का इंजन चालू करने से पहले मैंने अपनी घड़ी देखी। 11:10 हो चुके थे। हालांकि मैंने हावड़ा के बजाबाली ब्रिज रोड से जाने का निश्चय किया, फिर भी चंदर नगर पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। इन सकरे व गंदे इलाकों के बीच से निकलते हुए 45 मील के सफर ने कार से जाने का सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। लेकिन उसके आगे कार जैसे ही खुले ग्रामीण क्षेत्र में निकली, मन प्रसन्न हो गया। शहर में कहाँ चिमनी के धुएं से मुक्त इतना निर्मल नीला आकाश दिखाई देता है, और इतनी स्वच्छ हवा में सांस लेना तथा मिट्टी की ऐसी लुभावनी महक का आनंद उठाना कहाँ नसीब होता है। 12:30 बजे के आसपास जब मैं बर्दवान के करीब पहुंच रहा था, मुझे भूख सताने लगी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी खाना खा लेने की गलती जो की थी। मैं एक स्टेशन की तरफ मुड़ गया जो रास्ते में पड़ता था। वहां मैंने टोस्ट और ऑमलेट खाया तथा कॉफी पी। इस हल्के भोजन के उपरांत मैं पुनः अपने सफर पर चल पड़ा। अभी मुझे 135 मील की दूरी तय करनी थी। बर्दवान से 20 मील आगे पानगढ़ नाम का एक कस्बा पड़ता है। वहां मुझे ग्रांड ट्रंक रोड छोड़नी पड़ी और इलम बाजार से वो सड़क सूरी तथा मसंजोर के रास्ते दुमका को जाती है। पानगढ़ में मिलिट्री कैंप नजर आने लगा था, तभी मेरी कार के पीछे धमाके की आवाज हुई। टायर की हवा निकल गई। मैं नीचे उतरा। मेरे पास एक अतिरिक्त टायर था और मैं उसे आसानी से लगा सकता था। ये सोचकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि दूसरी कारें मेरे पास से फर्राटे से निकल जाएंगी और उन कारों में बैठे लोग मुझ पर हंसेंगे। तथापि मैंने बूट से जैक निकाला और काम में जुट गया। जब तक मैंने नया टायर लगाने का काम समाप्त किया, मेरे बदन से पसीना चू रहा था। मेरी घड़ी में 2:30 बज रहा था। इस बीच मौसम उमसदार हो गया था। 1 घंटा पहले जो ठंडी बयार चल रही थी और बांस वृक्षों को झुला रही थी, अचानक रुक गई थी। अब सब कुछ स्थिर था। जैसे ही मैं अपनी कार में बैठा, मैंने वृक्षों की चोटी के ऊपर पश्चिम में एक नीला काला धब्बा देखा। बादल। क्या कोई तूफान पक रहा था? उत्तर पश्चिमी तूफान। अनुमान लगाना बेकार था। मुझे तीव्र गति से जाना चाहिए। मैंने फ्लास्क से निकालकर कुछ गर्म चाय पी और अपने सफर पर चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं इलम बाजार से निकल पाता, मैं तूफान में पकड़ा गया। ऐसे उत्तर पश्चिमी आंधी तूफानों का मजा मैं पहले भी उठा चुका था, अपने कमरे में बैठे हुए, और मैंने ऐसे सुहावने अवसरों पर टैगोर की कविताओं का सस्वर पाठ भी किया था, ताकि मैं मन की तरंग में घुल मिल जाऊं। मुझे कोई अनुमान नहीं था कि खुले इलाके से गुजरते समय इस प्रकार का कोई उत्तर पश्चिमी तूफान दिल में आतंक पैदा कर सकता है। तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट से मुझे हमेशा बेचैनी होती है। वे प्रकृति का एक भयानक पहलू प्रदर्शित करते हैं, असहाय मानव जाति पर एक दुष्ट प्रहार। ऐसा प्रतीत होता था मानो बिजली ने मेरी एम्बेसडर कार को ही अपने सारे बाणों का निशाना बनाया हुआ है और कोई बाण अवश्य ही लक्ष्य वेध करने वाला है। इस भयानक स्थिति का सामना करते हुए मैं सूरी से निकला और मसंजोर की तरफ बढ़ रहा था, जब एक और धमाकेदार आवाज हुई, जिसे कोई भी बिजली की गर्जना समझने की भूल नहीं कर सकता था। मैं समझ गया कि एक और टायर बैठ गया है। मैंने उम्मीद छोड़ दी। अब तेज बारिश हो रही थी। मेरी घड़ी 5:30 का समय दिखा रही थी। पिछले 20 मील तक यदि मुझे अपनी गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से न चलानी पड़ती, तो अब तक मैं मसंजोर से बहुत आगे निकल गया होता। मैं कहाँ था? बरसात से धुले शीशे के पार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वाइपर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका प्रयास सिर्फ दिल बहलाने के लिए था। नतीजा कुछ नहीं था। अप्रैल का महीना था। सूरज ऊपर जरूर मौजूद रहा होगा, लेकिन यह दिन की अपेक्षा शाम अधिक लग रही थी। मैंने सीधे हाथ वाला दरवाजा थोड़ा खोला और बाहर देखा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि आसपास कोई कस्बा या शहर होगा। हालांकि पेड़ों के बीच से कुछ इमारतों की झलक जरूर मिली। कार से बाहर निकलने और पता लगाने का प्रयास करना व्यर्थ था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जहां तक दृष्टि जा सकती थी, पूरी सड़क पर कहीं कोई दुकान नहीं थी और मेरे पास कोई फालतू टायर भी नहीं था।
करीब 15 मिनट तक कार में इंतजार करने के बाद मुझे ये बात जमी कि इतने समय में एक भी कार इस रास्ते से नहीं गुजरी है। क्या मैं सही मार्ग पर था? सूरी तक तो मैं समझता हूं कोई गलती नहीं हुई मुझसे। उनके बाद क्या मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया? अंधकार देने वाली उस बारिश में ऐसा होना असंभव नहीं था। परंतु मुझसे अगर गलती हुई भी थी तो ऐसा नहीं था कि मैं भटक कर अफ्रीका या साउथ अमेरिका के जंगलों में पहुंच गया था। मैं जहां कहीं भी था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैं अभी तक वीरभूम जिले में ही था, शांति निकेतन के 15 मील के अंदर, और जैसे ही बरसात बंद होगी मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हो सकता है 1 मील के अंदर ही मुझे कोई रिपेयर शॉप मिल जाए। मैंने अपनी जेब से विल्स का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाई। मुझे भोला बाबू की चेतावनी याद आ गई। उन्हें भी ऐसे ही कठोर अनुभव से गुजरना पड़ा होगा, वरना वो मुझे ऐसी पक्की सलाह क्यों देते? भविष्य में होंक होंक होंक। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि एक ट्रक मेरे पीछे खड़ा हुआ था। ट्रक क्यों हॉर्न बजा रहा था? क्या मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था? बारिश कुछ कम हो गई थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर निकला और पाया कि ट्रक की कोई गलती नहीं थी। जब मेरी गाड़ी का टायर फटा, गाड़ी अपनी जगह से थोड़ा हट गई थी और अब आधी से अधिक सड़क रोककर खड़ी हुई थी। ट्रक के निकलने के लिए जगह नहीं बची थी। कार एक तरफ कर लें सर। सिख ड्राइवर अब ट्रक से बाहर आ गया था। क्या बात है? उसने पूछा। पंक्चर? मुझे अपनी लाचारी बताने में कुछ हिचकिचाहट हुई। अगर आप कुछ मदद कर देते, मैंने कहा, हम कार को एक तरफ लगा देते और आपको जाने का रास्ता मिल जाता। सिख ड्राइवर का हेल्पर भी निकल आया। हम तीनों ने धक्का लगाकर कार को सड़क के किनारे लगाया। फिर उन दोनों से मैंने जाना कि मैं वाकई गलत रास्ते पर जा रहा था। मैंने एक गलत मोड़ ले लिया था और सही रास्ता पकड़ने के लिए मुझे 3 मील पीछे जाना होगा। मुझे ये भी पता चला कि आसपास कोई रिपेयर शॉप नहीं है। ट्रक अपने रास्ते चला गया। ट्रक चले जाने का शोर दूर होते ही ट्रक मुझे हथौड़े की मार जैसा प्रतीत हुआ। मेरे लिए आगे रास्ता बंद था। कोई चारा नहीं था उस शाम दुमका पहुंचने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कहां रात बिताऊं। सड़क किनारे कीचड़ भरे गड्ढों से मेंढकों की टर्र टर्र की आवाज गहराने लगी थी। बरसात अब हल्की बौछार में बदल गई थी। मैं कार में जाकर बैठ गया और दूसरी सिगरेट सुलगाने पर एक रोशनी पड़ी। मैंने दोबारा दरवाजा खोला। एक पेड़ की शाखाओं के बीच से मुझे नारंगी प्रकाश का एक आयत नजर आया। एक खिड़की। जैसे धुएं से आग का पता चलता है, उसी प्रकार मिट्टी के तेल की लालटेन किसी इंसान की मौजूदगी बता देती है। पास में कोई मकान था और उसमें कुछ लोग रह रहे थे। मैं अपनी टॉर्च लेकर कार से निकला। वो खिड़की अधिक दूर नहीं थी। मुझे वहां जाकर देखना था। मुख्य सड़क से उस खिड़की की दिशा में एक पगडंडी जा रही थी। मैंने कार को लॉक किया और चल दिया। मैं गड्ढों और कीचड़ से बचकर जा रहा था। इमली के एक वृक्ष के पास पहुंचते ही मकान दिखने लगा। मकान क्या, एक छोटी सी कुटिया थी जिसकी छत टिन की थी। खुले दरवाजे से मुझे एक लालटेन और चारपाई का एक पाया दिखाई दिया। क्या कोई है? मैंने पुकारा। एक नाटा अधेड़ उम्र का मोटी मोटी मूछों वाला आदमी निकल कर आया और मेरी टॉर्च की तेज रोशनी में चौंधिया गया। मैंने टॉर्च को उसके चेहरे से हटाया। आप कहां से आए हैं सर? उस आदमी ने पूछा। मैंने संक्षेप में अपनी परेशानी उसे बता दी। क्या यहां कोई ऐसी जगह है जहां मैं रात बिता सकूं? मैंने पूछा। बेशक, मैं पैसा दूंगा। आपका मतलब है डाक बंगला में? डाक बंगला? मैंने कोई डाक बंगला नहीं देखा। लेकिन तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने लालटेन की रोशनी का अनुसरण किया था और इधर उधर देखना भूल गया था। अब मैंने अपनी टॉर्च बाईं तरफ घुमाई और मुझे एक बड़ा बंगला नजर आ गया। तुम्हारा मतलब उस डाक बंगले से है? मैंने पूछा। हाँ सर, लेकिन वहां कोई बिस्तर नहीं है। वहां आपको खाना भी नहीं मिल सकेगा। मेरा अपना बिस्तर है मेरे पास, मैंने कहा। कोई पलंग तो होगा वहां? हाँ सर, एक चारपाई। और मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमरे में एक स्टोव जल रहा है। तुम अपना खाना पका रहे होगे, है ना? वो आदमी हंस पड़ा और कहने लगा कि क्या मैं उसकी पत्नी के हाथ की मोटी चपातियां तथा उड़द की दाल खा सकूंगा? मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। मैं सभी तरह की चपाती खा लेता हूं और उड़द की दाल मेरी मनपसंद दाल है।
मुझे नहीं पता कि अपने अच्छे दिनों में डाक बंगला कैसा रहा होगा, लेकिन अब इसकी हालत देखकर इसे डाक बंगला कहना मुश्किल था। अंग्रेजों के शासन के दौरान बने इस बंगले का शयन कक्ष काफी बड़ा और सीलिंग काफी ऊंची थी। फर्नीचर के नाम पर एक चारपाई थी, दीवार के साथ लगी एक मेज थी और एक कुर्सी थी जिसका एक बाजू टूटा हुआ था। इस बीच चौकीदार ने मेरे लिए लालटेन जलाकर मेज पर रख दी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। सुखन राम सर। क्या इस बंगले में कोई कभी ठहरा है या मैं ही पहला आदमी हूं? अरे नहीं सर, और लोग भी आ चुके हैं। पिछली सर्दी में एक सज्जन 2 रात रुके थे यहां कोई भूत प्रेत तो नहीं होगा? मैंने हंसी में कहा। भगवान न करे, उसने कहा। कभी किसी ने भूत के बारे में शिकायत नहीं की है। मुझे कहना चाहिए उसके शब्दों ने मुझे आश्वस्त कर दिया। अगर कोई जगह भूत का डेरा हो और पुराने डाक बंगले को भूतहा कहा जाने लगे तो फिर वो हमेशा के लिए भूतहा ही रहेगा। ये बंगला कब बना था? मैंने पूछा। सुखन ने मेरा बिस्तर खोलकर बिछाते हुए कहा, ये एक साहब का बंगला हुआ करता था सर। एक साहब? हाँ सर, नील की बागवानी करने वाला एक साहब। निकट में ही एक नील फैक्ट्री हुआ करती थी, अब उसकी सिर्फ चिमनी रह गई है। मुझे मालूम था कि किसी समय इन इलाकों में नील की खेती हुआ करती थी। मैंने अपने बचपन में मुंगेर में नील कारखानों के खंडहर देखे थे। सुखन द्वारा परोसी गई मोटी मोटी चपातियां उड़द की दाल के साथ खाने के बाद मैं 10:30 बजे के करीब सोने के लिए गया। मैंने कलकत्ता से प्रमोद को तार भेजकर सूचित कर दिया था कि मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। स्वाभाविक है, वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर हुआ क्या, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। मैं बस यही कर सकता था कि एक आश्रय मिल जाने के लिए खुद को बधाई दूं और निश्चिंत होकर सो जाऊं। भविष्य में मैं भोला बाबू की सलाह मानकर ही चलूंगा। मुझे एक सबक मिल गया था और कठिनाई से मिला हुआ सबक आसानी से भूलता नहीं है। मैंने लालटेन उठाकर कमरे से लगे बाथरूम में रख दी। दरवाजे की दरार से आती हल्की रोशनी मेरे लिए काफी थी। आमतौर पर बत्ती जली रहने पर मुझे नींद मुश्किल से आती है, फिर भी मैंने बत्ती बुझाई नहीं, हालांकि मुझे आज नींद की बहुत जरूरत थी। मुझे अपनी कार की चिंता थी जिसे मैंने सड़क पर खड़ा छोड़ दिया था। एक एहसास ये भी था कि अगर शहर होता तो इस तरह छोड़ी गई कार की चिंता कहीं अधिक होती। बूंदाबांदी की आवाज बंद हो गई थी। वायुमंडल में अब मेंढकों की टर्र टर्र और झिंगुरों की चें चें गूंज रही थी। इस दूरस्थ गांव में उस प्राचीन बंगले में मेरी खाट से शहर का ख्याल ऐसा अनुभव करा रहा था जैसे कि शहर किसी दूसरे ग्रह का हो। नील। मुझे दीनबंधु मित्रा के नाटक नील दर्पण का ध्यान आ गया। जब मैं कॉलेज का छात्र था उस समय मैंने कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर एक रंगशाला में वो नाटक देखा था। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक सोया रहा। अचानक किसी आवाज ने मुझे जगा दिया। दरवाजे को कोई खरोंच रहा था। दरवाजा बंद था। संभव है कोई कुत्ता या गीदड़ हो, मैंने सोचा। फिर 1 मिनट में शोर बंद हो गया। मैं फिर आंखें बंद कर सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज ने मेरा प्रयास बेकार कर दिया। ये किसी भूले भटके कुत्ते की आवाज थी। मैं ऐसी आवाज से परिचित था। मुंगेर में हमारे घर से 2 मकान आगे मिस्टर मार्टिन रहते थे। उनके पास एक शिकारी कुत्ता था जो ठीक इसी प्रकार भौंकता था। यहां किसके पास शिकारी कुत्ता होगा? मैंने दरवाजा खोलकर पता लगाने के बारे में सोचा, क्योंकि आवाज काफी निकट प्रतीत होती थी। फिर मैंने सोचा, व्यर्थ क्यों परेशान होना, इससे तो बेहतर होगा कि कुछ देर और सो लिया जाए। अब समय क्या हुआ था? खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी झांक रही थी। मैंने कलाई घड़ी देखने के लिए अपना बायां हाथ उठाया और चौंक गया। मेरी कलाई घड़ी नदारद थी, और चूंकि वो एक ऑटोमेटिक घड़ी थी, मैं सोते हुए भी उसे हमेशा पहने रखता था। मैंने कहां खो दिया उसे, और कैसे? क्या आसपास चोरों का डेरा है? तो फिर मेरी कार का क्या होगा? मैंने अपनी टॉर्च टटोली और उसे भी गायब पाया। मैं बिस्तर से उछला, फर्श पर झुककर अपना सूटकेस खोजा जो खाट के नीचे था। सूटकेस भी गायब था। मेरा सिर चकराने लगा। जल्दी कुछ करना होगा। मैंने आवाज लगाई, चौकीदार! कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजे के पास गया और उसे अभी भी बंद पाया। खिड़की में सरिये जड़े हुए थे। तो चोर अंदर आया कैसे?
जैसे ही मैं कुंडी खोलने वाला था, मैंने अपना हाथ देखा और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या दीवार से चूना टूटकर मेरे हाथ पर गिरा था, या ये कोई सफेद पाउडर था? ये इतना फीका क्यों दिखता था? मैं अपनी बनियान पहनकर सोने गया, फिर कैसे मैं पूरे बाजू की रेशमी कमीज पहने हुए था। मुझे अपने सिर में एक जोरदार धड़कन महसूस हुई। मैंने दरवाजा खोला और बाहर बरामदे में चला गया। चौकीदार! जवाब में जो आवाज आई वो स्पष्टतः किसी अंग्रेज की आवाज थी। और चौकीदार कहां था और उसकी कुटिया कहां चली गई? बंगले के सामने अब एक विस्तृत खुला मैदान था। दूरी पर एक इमारत थी, बहुत ऊंची चिमनी वाली। आस पड़ोस असामान्य रूप से शांत था। वे बदल गए थे, और मैं भी। मैं पसीने में नहाया हुआ शयन कक्ष में वापस आया। मेरी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई थी। अब मैं एक एक चीज साफ देख सकता था। पलंग वहीं था, लेकिन वो एक मच्छरदानी से ढका हुआ था। मैं मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करता था। तकिया भी था, लेकिन उससे बिल्कुल अलग था जो मैं लेकर आया था। ये झालर लगी किनारी वाली तकिया था। मेरा तकिया बिना झालर का था। मेज और कुर्सी अपनी उसी जगह मौजूद थे, लेकिन अब पहले जैसे पुराने नहीं थे। लकड़ी पर पॉलिश हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। मेज पर लालटेन नहीं थी, बल्कि मिट्टी के तेल का अलंकृत ढक्कन वाला एक चिराग था। कमरे में कुछ दूसरी वस्तुएं भी थीं जो अब धीरे धीरे दिखने लगी थीं। एक कोने में स्टील के 2 संदूक रखे थे। दीवार पर एक फोल्डिंग ब्रैकेट था, जिससे एक कोट, एक अजीब प्रकार का शिरोवस्त्र और एक कुंडीदार चाबुक लटका हुआ था। ब्रैकेट के नीचे दीवार के सहारे ऊपरी जूतों का एक जोड़ा खड़ा था। मैंने उन वस्तुओं से दृष्टि हटाई और खुद पर एक और निगाह डाली। अभी तक मैंने रेशमी कमीज ही देखी थी, लेकिन अब मैंने खुद को एक तंग पतलून और मोजे भी पहने हुए पाया। मैंने जूते नहीं पहने हुए थे, लेकिन मैंने पलंग के पास काले बूटों का एक जोड़ा फर्श पर रखे देखा। मैंने चेहरे पर अपना दायां हाथ फेरा और महसूस किया कि न केवल मेरा रूप रंग, बल्कि मेरा चेहरा मोहरा भी बदल गया है। मेरी नाक इतनी पैनी नहीं थी, न मेरे होंठ इतने पतले थे और न मेरी ठोड़ी इतनी छोटी थी। मैंने अपने सिर के बालों को घुंघराला पाया और गलमुच्छे भी थे जो मेरे कानों के नीचे तक पहुंच रहे थे। मेरी हैरानी और मेरे डर की सीमा नहीं थी। इसके बावजूद मैं ये जानने की अपनी तीव्र इच्छा को नहीं रोक सका कि मैं कैसा लगता हूं। लेकिन दर्पण कहाँ होगा? मैं बाथरूम की तरफ गया, जोर के धक्के से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहां एक बाल्टी के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैंने वहां एक स्टील का टब और उसके पास स्टूल पर एक मग रखा हुआ देखा। मैं जो चीज खोज रहा था वो बिल्कुल मेरे सामने थी। एक अंडाकार दर्पण एक ड्रेसिंग टेबल में जड़ा हुआ। मैंने दर्पण में देखा, लेकिन उसमें दिख रहा प्रतिबिंब मेरा नहीं था। मेरी जगह कोई और ही व्यक्ति मेरे सामने था। किसी पैशाचिक छल बल ने मुझे 19वीं सदी के एक अंग्रेज में बदल दिया था, जिसका रूप रंग पीलापन लिए हुए था, बाल हल्के चमकीले व भूरे रंग के थे और जलती हुई आंखें, जिनसे कठोरता और दुख व पीड़ा का मिला जुला एक अजीब सा भाव झलकता था। वो अंग्रेज कैसा विचित्र रहा होगा। 30 साल से अधिक का नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था मानो बीमारी या कठिन परिश्रम या दोनों के कारण वो समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था। मैंने थोड़ा और करीब जाकर अपना चेहरा अच्छी तरह देखा। देखते ही मेरे दिल की गहराइयों से एक गहरी आह उठी। आवाज मेरी नहीं थी। उस ठंडी आह ने भी मेरी भावनाओं को नहीं, बल्कि उस अंग्रेज की भावनाओं को व्यक्त किया। उसके बाद तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे सभी अंग प्रत्यंग अपनी ही इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। और फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि मैं, अनिरुद्ध बोस, पहचान में परिवर्तन से पूरी तरह अवगत था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये परिवर्तन स्थायी है या मैं अपनी खोई हुई पहचान को किसी तरह पुनः प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने शयन कक्ष में लौट आया। अब मैंने मेज पर निगाह डाली। लैंप के नीचे चमड़े की जिल्द चढ़ी एक नोटबुक थी। ये कोरे पन्ने पर खुली हुई थी। इसके पास एक दवात रखी थी, जिसमें एक पक्ष लेखनी यानी पर की कलम डूबी हुई थी।
मैं चलकर मेज तक गया। किसी अदृश्य शक्ति ने कुर्सी पर बिठा दिया और मुझे अपने दाएं हाथ से कलम उठाने के लिए प्रेरित किया। मेरा हाथ उस नोटबुक के बाएं हाथ वाले पन्ने की ओर चल पड़ा और वो शांत कमरा कोरे पन्ने पर कलम की खरखराहट के शोर से भर गया। मैंने जो लिखा निम्नानुसार है। 27 अप्रैल 1868। वो बदमाश मच्छर फिर मेरे कानों में गाना गा रहे हैं। तो एक शक्तिशाली साम्राज्य के पुत्र का अंत इस प्रकार होना है, एक बहुत छोटे कीट के हाथों। ईश्वर की ये कैसी विचित्र इच्छा है। एरिक छुटकारा पा गया है। परसों और टोनी भी पहले चले गए। शायद मैं उनसे अधिक लालची था। इसी कारण मलेरिया का बार बार हमला होने के बावजूद मैं नील के लोभ से नहीं बच सका। नहीं, व्यक्ति को अपनी डायरी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे देश के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। घर पर भी मैंने कोई निष्कलंक जीवन नहीं बिताया और वे निश्चय ही उसे भूले नहीं हैं। अतः मैं घर वापस जाने का साहस नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मुझे यहीं रहना होगा और इस विदेशी धरती पर ही मेरे जीवन का अंत होगा। मेरी जगह पत्नी और मेरे नन्हे पुत्र टोबी की कब्रों के बगल में होगी। मैंने यहां के लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है कि मेरी मृत्यु पर कोई आंसू बहाने नहीं आएगा। शायद मीरजान मुझे याद करे, मेरा विश्वस्त बैरा मीरजान। और रेक्स, हां, वफादार रेक्स। जब मैं मरूंगा ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वे पत्थरों या लाठियों से आपको मार डालेंगे। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मैं इसके आगे नहीं लिख सका। हाथ कांप रहे थे। मेरे नहीं थे, लेखक के। मैंने कलम नीचे रख दी। फिर मेरा सीधा हाथ धीमा पड़ गया और दाएं तरफ जाकर उसने दराज का हत्था पकड़ लिया। मैंने दराज खोली। दराज के अंदर एक पिलकुशन था, पीतल का एक पेपर वेट था, एक पाइप था और कुछ कागज थे। दराज थोड़ा और खुली। आधी रोशनी में धातु की कोई वस्तु चमकी। एक पिस्तौल थी, उसका कुंडा हाथी दांत का था। हाथ ने पिस्तौल बाहर निकाली। हाथ का कंपन रुक गया। सियारों के एक झुंड ने चीत्कार किया। सियारों के जवाब में ही शिकारी कुत्ता शायद फिर भौंकने लगा। मैं कुर्सी से उठ गया और दरवाजे की तरफ गया। फिर मैं बाहर बरामदे में चला गया। सामने मैदान चांदनी में नहा रहा था। बरामदे से 10 गज आगे एक बड़ा शिकारी कुत्ता खड़ा था। मुझे देखते ही उसने अपनी पूंछ हिलाई। रेक्स बरामदे की तरफ आया। जैसे ही उसने घास से सीमेंट पर कदम रखा, मेरा सीधा हाथ मेरी कमर तक उठ गया। पिस्तौल शिकारी कुत्ते की ओर तन गई। रेक्स अपने रास्ते में ठहर गया। उसकी आंखें पिस्तौल पर थीं। उसने एक हल्की गुर्राहट दी। मेरे सीधे हाथ की तर्जनी ने थोड़ा दबाव दी। मेरी गन जैसे ही एक कौंध के साथ धड़की, हवा में धुएं और बारूद की गंध भर गई। रेक्स का निष्प्राण लहूलुहान जिस्म कुछ बरामदे पर और कुछ घास पर पड़ा था। पिस्तौल की आवाज ने आसपास के पेड़ों पर कौवों को जगा दिया था। फैक्ट्री की तरफ से अब एक शोरगुल उठा। मैं वापस शयन कक्ष में आ गया। दरवाजा बंद किया और मैं पलंग पर बैठ गया। कोलाहल पास आने लगा। मैंने पिस्तौल की अभी तक गर्म नाल अपने सीधे हाथ के पास रख दी। मुझे इतना ही याद है, दरवाजे पर दस्तक के साथ मेरी आंख खुली। मैं आपकी चाय लाया हूं सर। खिड़की से आया दिन का प्रकाश कमरे में भरा हुआ था। जैसी कि मेरी आदत थी, मैंने अपनी बाईं कलाई पर निगाह डाली। 6:13। मैंने घड़ी को अपनी आंखों के करीब लाकर तारीख देखी, अप्रैल 28। अब मैंने दरवाजा खोला और सुखन राम को अंदर आने दिया। यहां से आधा घंटे की दूरी पर कार रिपेयर की एक दुकान है सर, उसने कहा। 7 बजे खुलेगी। बहुत अच्छा, मैंने कहा और चाय पीने लगा। बीरभूम में नील की खेती करने वाले किसी अंग्रेज की मृत्यु की 100वीं वर्षगांठ की रात को मुझे जो अनुभव हुआ, उसे सुनकर क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा?